स्वागत है आपका अपने चैनल एमजीएम कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, हम केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे थे। केमिकल इक्विलिब्रियम को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम केमिकल इक्विलिब्रियम को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रोडक्शन बेस्ड ऑन के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम के बेसिस पे जो प्रोडक्शन है वो हमें करना है, ठीक है। तो के इक्विलिब्रियम अगर वन है, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू वन है, तो हमें पता है कि जो के इक्विलिब्रियम होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। अगर इसकी वैल्यू मैंने वन कर दी है तो प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट की जो कंसनट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मतलब अगर कोई मैं स्केल लूँ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में, तो जो के इक्विलिब्रियम होगा वो इसके जस्ट बीच वाली पोजीशन पे आएगा, यहाँ पे कहीं, सॉरी ये यहाँ गलत बन गया है, यहाँ कहीं आएगा के इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो के इक्विलिब्रियम यहाँ वन आएगा, इसका मतलब जितना रिएक्टेंट खत्म हुआ है उतना ही प्रोडक्ट बना है। इसका मतलब जो रिएक्शन है वो 50% कंप्लीट हो चुकी है, यह मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जो होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन वन। इसका मतलब जो प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन होगी वो रिएक्टेंट से क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब कि रिएक्शन जब का जो के इक्विलिब्रियम है वो इस स्केल पर प्रोडक्ट की तरफ रहेगा, ठीक है। इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बने हुए हैं और रिएक्टेंट बहुत कम है। इसका मतलब क्या होता है कि रिएक्शन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, इसका मैं ये मतलब निकाल सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है के इक्विलिब्रियम इज़ लेस देन वन। जब के इक्विलिब्रियम लेस देन वन होता है तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जो होता है वो क्या होता है, लेस देन वन, क्योंकि के इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। लेस देन वन होने की वजह से जो प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन होगी वो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन से क्या हो जाएगी, कम। मतलब रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्ट बन ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब रिएक्शन तो अभी स्टार्ट होना शुरू ही नहीं करी है। तो ये जो के इक्विलिब्रियम है इस स्केल पर किधर रहेगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होने में अभी बहुत समय बाकी है, मतलब बहुत दूर है अभी कंप्लीट होने में, ठीक है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो प्रोडक्ट है उसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, के इक्विलिब्रियम पे। अगर के इक्विलिब्रियम ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इसका उल्टा रिएक्टेंट के लिए हो जाएगा, अगर के इक्विलिब्रियम ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इनकी वजह से हम ये भी पता कर सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट आने में जो समय लगता है वो किस पे डिपेंड करता है, के इक्विलिब्रियम पे। अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा, अगर के इक्विलिब्रियम कम होगा तो जो रिएक्शन है वो धीरे धीरे चलेगी, तो इक्विलिब्रियम आने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। इनके बेसिस पे स्टूडेंट्स हम कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे वो करके देखते हैं। जैसे कि हमें तीन रिएक्शन दे रखी है, N2O4 नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, N2O NNO तीनों ये डिसोसिएट होकर हमें दे रहे हैं N2N2O2, ये N2O हमें दे रहा है N2 + 1/2O2 और ये दे रहा है 1/2 N2 1/2O2। इन तीनों रिएक्शन के लिए के इक्विलिब्रियम दे रखा है कितना, 10⁻², 10⁻1 एंड 10⁻4। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल है। अब ऑक्साइड स्टेबल है इसका मतलब क्या स्टेबल होना चाहिए, जो रिएक्टेंट है वो स्टेबल होना चाहिए, है ना। रिएक्टेंट स्टेबल होने के लिए रिएक्शन को धीरे धीरे चलनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट क्या है, के इक्विलिब्रियम। रिएक्टेंट स्टेबल होना चाहिए मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तो के इक्विलिब्रियम जिसका सबसे कम होगा, है ना, के इक्विलिब्रियम जिसका कम होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, 1/के इक्विलिब्रियम के। तो ये जिसके लिए सबसे कम होगा उसके लिए स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि मुझे ऑक्साइड स्टेबल चाहिए, मतलब रिएक्टेंट स्टेबल चाहिए। तो के इक्विलिब्रियम तीनों में से सबसे कम कहाँ दिख रहा है आपको, थर्ड वाले रिएक्शन में। इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा ऑक्साइड स्टेबल होगा उसका आंसर क्या आएगा अपना, NO, ठीक है, नो। नेक्स्ट है, तीन रिएक्शन अगेन दे रखी है, MCl2 जो है M+Cl2 जो MCl2 बना रहा है, 2M+Cl2 जो M2Cl2 बना रहा है, MN2Cl2 जो है MCl4 बना रहा है, और तीनों के लिए के इक्विलिब्रियम दे रखा है 0.01, 0.02 एंड 0.05। अब की बार हमसे पूछा है कि कौन सा हैलाइड ज़्यादा स्टेबल है। तो हैलाइड कौन सी साइड पे है, हैलाइड है प्रोडक्ट साइड पे। तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जो होती है, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्ट के इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करती है। तो जिसके लिए के इक्विलिब्रियम ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होगी, और हमें स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ही चाहिए। तो के इक्विलिब्रियम सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहा है मुझे, का इक्विलिब्रियम सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ दिख रहा है। तो जो MCl4 है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, फॉर विच रिएक्शन टाइम पीरियड टू अटेन इक्विलिब्रियम इज मैक्सिमम। टाइम पीरियड टू अटेन इक्विलिब्रियम, तो टाइम पीरियड
टू अटेन इक्विलिब्रियम, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/k इक्विलिब्रियम के। तो ये मैक्सिमम चाहिए मुझे, ये मैक्सिमम चाहिए तो के इक्विलिब्रियम मिनिमम होना चाहिए। इन चारों में के इक्विलिब्रियम मिनिमम मुझे थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, तो थर्ड ऑप्शन के लिए जो है टाइम पीरियड टू अटेन इक्विलिब्रियम क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, है ना। इन विच केस, कौन से केस में रेट आर एफ जो है आर बी से क्या है, कम है, मतलब हमें पूछा है कि आर एफ लेस देन आर बी है, ठीक है। तो के इक्विलिब्रियम क्या होता है, के इक्विलिब्रियम होता है के एफ अपॉन के बी, और के एफ के करस्पॉन्ड आर एफ होता है और के बी के करस्पॉन्डिंग में आर बी होता है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए कि आर एफ जो होना चाहिए कम होना चाहिए, आर बी बढ़ा हुआ होना चाहिए, आर एफ कम होना चाहिए, मतलब के इक्विलिब्रियम कम होना चाहिए, है ना, है के इक्विलिब्रियम कम होना चाहिए और आर बी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो आर बी अगर ज़्यादा होगा तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हो जाएगा। तो सबसे कम के इक्विलिब्रियम मुझे कहाँ दिख रहा है, वही इसका आंसर होना चाहिए। तो सबसे कम के इक्विलिब्रियम मुझे दिख रहा है ऑप्शन 4 में, के इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के इक्विलिब्रियम के कितने टाइप होते हैं, ये दो तरह का होता है, इसको हम के सी एंड के पी दो तरह से डिनोट करते हैं। जो के सी है, यहाँ सी टर्म्स किसके लिए है, कंसंट्रेशन के लिए, और यहाँ पी जो है वो किसके लिए होता है, प्रेशर के लिए होता है। तो जब हमें कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिखना होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो उसको हम के सी बोलते हैं, और अगर हमें प्रेशर की टर्म्स में लिखना होता है तो उसको हम के पी बोलते हैं। सॉरी। तो के सी और के पी के एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, है ना, उसके लिए हम एक रिएक्शन ले लेते हैं, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक है। के सी का एक्सप्रेशन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है NH3, तो NH3 की पावर 2, NH3 की कंसनट्रेशन की पावर 2 डिवाइड बाय N2 की कंसनट्रेशन इंटू H2 की कंसनट्रेशन की पावर 3, ठीक है। ये तो हो गया के सी, क्योंकि ये किस में लिखा है मैंने, कंसनट्रेशन के टर्म्स में। अगर मुझे के पी लिखना हो तो क्या लिखूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब, क्योंकि के पी का के टर्म्स किस में लिखते हैं, प्रेशर की टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है। पी जो यहाँ पे है स्मॉल पी, ये क्या बताता है हमें, पार्शियल प्रेशर, है ना, और इस पार्शियल प्रेशर का निकालने का एक फॉर्मूला आता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। तो सपोज हमारे पास कोई कंपोनेंट है ए एंड बी, दो कंपोनेंट हैं, ठीक है। तो मुझे ए का पार्शियल प्रेशर निकालना है। ए का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालूंगा मैं, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ए के मोल अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर, एंड पी भी क्या हो जाएगा, पी के मोल अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। रूल फर्स्ट, के पी और के सी को लिखने के रूल फर्स्ट ये है कि अगर किसी रिएक्शन में गैसीय सब्सटेंस के साथ में सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस आ रहे हैं तो उनको हम के सी और के पी में कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस की जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। जब रिएक्टिविटी कम है तो उसको के सी के पी में कंसिडर करके कोई फ़ायदा नहीं, फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो रूल फर्स्ट ये है कि इफ सॉलिड एंड लिक्विड सब्सटेंस आर प्रेजेंट विद गैसियस सब्सटेंस देन सॉलिड एंड लिक्विड सब्सटेंस आर नॉट कंसिडर्ड इन के सी एंड के पी ड्यू टू लेस रिएक्टिविटी, ठीक है। इसको करने के लिए एक रिएक्शन देखते हैं हम, CaCO3 सॉलिड, CO सॉलिड एंड CO2 गैस। तो इस रिएक्शन में आप देख रहे हो जो CO2 गैस है उसके साथ में CO सॉलिड एंड CaCO3 सॉलिड, ये दिख रहा है हमें। तो Kc हम जैसे लिखते हैं एक बार तो वैसे ही लिख देते हैं, पहले CO का कंसनट्रेशन, CO2 का कंसनट्रेशन डिवाइड बाय CaCO3 का कंसनट्रेशन। तो जो Kc है वो मैं कैसे लिखूंगा, जो कंसनट्रेशन या फिर इसको एक्टिव मास भी बोलते हैं, जो सॉलिड का एक्टिव मास होता है कितना, 1, तो दोनों जगह पे यहाँ कितना जाएगा, 1 1, और डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ कि Kc इक्वल्स टू कंसनट्रेशन ऑफ CO2। इसी तरह से के पी को अगेन फिर से लिख दिया, प्रेशर ऑफ CO, प्रेशर ऑफ CO2 अपन प्रेशर ऑफ CaCO3, और ये दोनों प्रेशर क्या होंगे अपने 1 1 होंगे, तो इनकी जगह 1 1 रख दिया, और के पी डायरेक्ट क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ CO2। इसका मतलब अगर सॉलिड लिक्विड रिएक्शन में दे रखे हैं तो उसको के पी के सी में कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है जो आयंस होते हैं, उन आयंस की जो रिएक्टिविटी होती है ना वो गैसियस मॉलिक्यूल्स के लगभग बराबर ही होती है, इसलिए आयनिक स्पीसीज को हम के सी और के पी में कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। इसका समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जिंक सॉलिड जो है Copper+2 और जिंक+2 और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो इसके लिए के सी क्या लिखेंगे, केवल एक्वस वाले पार्ट लेंगे, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड को हम के सी में कंसिडर नहीं करते। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में क्या लिख देंगे, के सी जिंक+2 का कंसनट्रेशन अपॉन Copper+2 का कंसनट्रेशन। तीसरा रूल ये है कि अगर H2O जो है रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट होता है तो उसको केसी में कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन अगर H2O जो है प्रोडक्ट साइड में होता है तो उसको केसी में कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको ये एग्जांपल में दिख रहा होगा, जो CH3COO C2H5 है उसमें H2O लिया हुआ है
और इससे CH3COOH और C2H5 मिल रहा है। इसका अगर मैं Kc लिखूँगा तो इस H2O को यहाँ पे कंसिडर नहीं करूँगा, है ना, H2 को कंसिडर मैं नहीं करूँगा। ठीक है, तो अगर यही केसी इसी रिएक्शन को मैं उल्टा करके लिख देता हूँ, सपोज CH3COOH C2H5OH जो है CH3COO C2H5 और H2O, तो यहाँ पे फिर मैं केसी में H2 को लिखूंगा क्योंकि ये किस में आ रहा है, प्रोडक्ट साइड में आ रहा है। ये अभी किस में है, रिएक्टेंट साइड में। जब रिएक्टेंट साइड में होता है तो कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट साइड में होता है तो कंसिडर करते हैं क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना यूनिट ऑफ केसी एंड केपी। केसी केपी की यूनिट, केसी क्या होता है, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन जी, एंड केपी की यूनिट होती है एटीएम की पावर डेल्टा एन जी, जहाँ पे डेल्टा एन जी जो होता है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ये डेल्टा एन जी की वैल्यू होती है। ठीक है, डेल्टा एन जी का मतलब होता है ये। नेक्स्ट आता है अपना रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी। के पी एंड के सी के बीच में क्या रिलेशन है, सपोज एक रिएक्शन है M1A से M2B। ठीक है, इसके लिए अगर मैं के सी लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, बी की पावर M2 डिवाइड बाई ए की पावर M1, और अगर के पी लिखूँगा तो क्या लिखूँगा मैं, प्रेशर ऑफ बी की पावर M2 डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ ए की पावर M1। अब ये सपोज गैसेस है, ठीक है, तो गैसेस के लिए तो मैं पी वी इक्वल्स टू एन आर टी लगा सकता हूँ। तो पी इक्वल्स टू यहाँ पे एन बाय इस वी को नीचे लेके आऊँगा तो ये एन बाई वी आर टी हो जाएगा, और एन बाई वी को मैं एस डब्बे से डिनोट करता हूँ, ये क्या होता है, एक्टिव मास। ठीक है, तो पी इक्वल्स टू बॉक्स आर टी। अब किसी एक गैस के लिए लिखना है तो पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल्स टू कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी, एंड ऐसा ही बी के लिए हो जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगा, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे पुट करूँगा तो के पी इक्वल्स टू हो जाएगा दिस थिंग। ठीक है, यहाँ से क्या करो, बी और ए को अलग ले लो, तो बी बाई बी की पावर M2n डिवाइड बाई ए की पावर M1 और आर टी की पावर M2 माइनस M1, और M2 माइनस M1 आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, M2 माइनस M1 यहाँ पे क्या है, डेल्टा एन जी है। ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ से हमारे पास के पी और के सी में एक रिलेशन आ जाता है कि के पी इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, जहाँ पे आर जो होता है क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है ना, और टेम्परेचर जो होता है टी होता है टेम्परेचर, और वो किस में रखना होता है अपने को, केल्विन में। ठीक है, डेल्टा एन जी आपको मैं बता ही चुका हूँ क्या होता है। यहाँ पे तीन केस बनते हैं स्टूडेंट्स। अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो है, सपोज यहाँ डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो हो गई, तो ए की पावर जीरो क्या होता है, वन, तो के पी की वैल्यू के सी के लगभग बराबर आ जाएगी। ठीक है, अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है तो ऑब्वियसली के पी जो है के पी से के सी से ज़्यादा आएगा, और अगर डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है तो के पी की वैल्यू के सी से क्या होगी, कम होगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।